लोन मत लेना और बिजनेस मत करना, और लोन लेकर बिजनेस तो बिल्कुल मत करना। अबे साले, हमें बचपन से ना यही सिखाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है 2022 का एक डेटा कहता है गौतम अडानी के ऊपर मार्च 2022 तक 2.22 लाख करोड़ रुपए का लोन था। वहीं इनसे भी ज्यादा कर्ज टाटा ग्रुप के ऊपर था 2.89 लाख करोड़ रुपए का। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी पर भी 2.66 लाख करोड़ रुपए का लोन था। आदित्य बिरला के ऊपर 2.29 लाख करोड़ और महिंद्रा ग्रुप के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन था। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या बात कर रहा है, हम तो इन्हें अमीर समझ रहे थे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाई ये अमीर ही हैं। अमीर बनने का एक्चुअल में सीक्रेट ही यही है। रिच पीपल ऑलवेज बैंक से 10 से 12% पर बिजनेस लोन लेते हैं और उससे बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करके 30 से 40% का रिटर्न निकालते हैं और बैंक को 12% लौटाते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक इतना पैसा कहां से लाता है, तो आम आदमी जो एफडी में या फिर सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखता है, बैंक उसी को लोन पर देती है अमीर लोगों को। वहीं आम आदमी को कितना मिलता है? मैक्सिमम 3 से 6% का रिटर्न। एक्चुअल फैक्ट ये है कि बिजनेस वर्ल्ड के लिए लोन ऑक्सीजन की तरह है। देखा जाए तो इस लोन इकोनॉमी से ही पूरा बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है। जितने भी रिच आप देख रहे हैं मोस्टली लोन लेकर ही अमीर बनते हैं, लेकिन पुअर लोगों के लिए लोन गले का फंदा इसलिए बन जाता है क्योंकि वो गुड डेट और बैड डेट में अंतर नहीं समझते। तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। गुड डेट और बैड डेट यही दो चीज ऐसी है जो डिसाइड करती है कोई रिच बनेगा और कोई पुअर बनेगा। बैड डेट उस अनप्रोडक्टिव डेट को कहते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि लोन पर वो चीजें खरीदना जो कि क्विकली अपनी वैल्यू लूज करती हैं, या फिर ऐसे डेट जिसमें आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो। बैड डेट के 2-3 एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक कार ईएमआई पर खरीदते हो, लोन पर खरीदते हो, तो 2-3 साल बाद आपका कार पुराना हो जाएगा, उसके इंजन पुराने हो जाएंगे, उसके बॉडी पार्ट्स पुराने हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा इवॉल्व करती है, रैपिडली टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, इसलिए नए कार जो होते हैं नए नए फीचर्स के साथ आते हैं। जैसे ही 2-3 साल बीतेगा आपका जो कार है टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत पुराना हो जाएगा। हर साल में नए कार की मॉडल आती रहती है, पुराने कार की वैल्यू घटती जाती है। तो कार जो है अगर आप लोन पर लेते हो उसकी वैल्यू धीरे 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 बहुत ज्यादा घट जाएगी। ऊपर से उसके मेंटेनेंस में जो आप पैसा देने वाले हो वो अलग। तो ये बैड डेट है। मान लो 5 लाख में आपने कार खरीदा, तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, 5 साल बाद इसकी और वैल्यू घट जाएगी, 3 लाख हो जाएगी, 2 लाख, 1 लाख। ऊपर से मेंटेनेंस का चार्ज, ये वो बहुत सारा खर्चा। अब कुछ लोग सोचते हैं फ्लैट अगर लेते हैं लोन पे तो वो गुड डेट है। भाई मेरे कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पालो कभी। दिस इज लाइक आशीष नेहरा यूके का प्राइम मिनिस्टर है। अबे साले, मैं आशीष नेहरा जी से माफी चाहता हूं अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दें। आई लव यू सो मच। जब आप फ्लैट खरीदते हो 20 साल के लोन पे, तो क्या लगता है आपको 20 साल के बाद बिल्डिंग वैसी की वैसी नहीं रहेगी क्या? बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी। और जिस हिसाब से आज के बिल्डर्स नए नए फ्लैट्स बना बनाकर बेच रहे हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा मार्केट है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। रेयरली कोई 20 साल पुराने बिल्डिंग में फ्लैट लेना चाहेगा। मतलब आज से 20 साल बाद अगर आप उस फ्लैट को बेचना चाहोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लोगों के पास। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उस फ्लैट का दाम बढ़ेगा या नहीं, घट जाएगा, नहीं, लेकिन ये एक बहुत वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप 20 साल तक अपने सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन में दे रहे हो, एंड उसके बाद अगर उसका डिमांड ही घट जाता है, देन आप 20 साल तक अपने सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन में दे रहे हो, ये सोचकर कि आप अपने बच्चों के लिए एक एसेट बिल्ड करके जा रहे हो। लेकिन एक बिल्डिंग अपार्टमेंट की एवरेज स्पैन 50 से 60 साल होती है। तो अगर किसी कस्टमर को 20 से 30 साल पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट लेना है या फिर नए बिल्डिंग में फ्लैट लेना है, दोनों में से कौन सा चूज करेगा? प्लस मंथली सोसाइटी में मेंटेनेंस के नाम पर आप 12 से 13 हजार रुपए भर रहे हो। अगर इसी अमाउंट को एसआईपी में डाल दिया तो 40 साल में ना 37 करोड़ रुपए बन जाएंगे। खैर इस पे बहुत से लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, तो अगर आप डिसएग्री करते हो तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताओ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नो कॉस्ट ईएमआई पे चीजें तो ले ही सकते हैं ना, वो तो सही है ना। तो आरबीआई कहता है कि नो कॉस्ट ईएमआई एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको उल्लू बनाया जाता है। मतलब जो चार्ज लगने वाला था वो या तो प्रोडक्ट के प्राइस में ही रहता है या फिर प्रोसेसिंग फी के नाम पर आपसे चार्ज किया जाता है, किसी भी फॉर्म में आपसे चार्ज किया जाता है। उसके बाद अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड वाले आपसे तब खुश कभी नहीं होते हैं जब आप टाइम पे उनका पैसा भर देते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो एंड आप टाइम पर उनका पैसा भर देते हो तो क्रेडिट कार्ड वाले सोचते हैं ये इतना अच्छा क्यों है, अरे यार ये इतना अच्छा क्यों है, क्यों ये टाइम पे हमेशा पैसा दे देता है। जैसे लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं टॉक्सिक लड़के पसंद होते हैं, वैसे क्रेडिट कार्ड वालों को वो लोग पसंद होते हैं जो ना
ड्यू डेट हमेशा मिस कर दें, ताकि 30% इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ आपको पैसा भरना पड़े। और मैक्सिमम लोगों की मेंटालिटी भी कुछ ऐसी होती है कि अभी खरीद लो, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, और बाद में देख नहीं पाते हैं। अब अगर गुड डेट की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेट लेकर कोई ऐसा एसेट क्रिएट करना जो आपको बहुत पैसे ला कर दे। वेल, इसका एग्जाम्पल शायद आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो सुन लो। अश्नीर ग्रोवर ने कैसे 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए। तो जोमेटो के आईपीओ के दौरान अश्नीर ने 95 करोड़ का कोटक बैंक से लोन लिया। 5 करोड़ अश्नीर के खुद के पास थे, तो वो 100 करोड़ लगाना चाहते थे जोमेटो के आईपीओ में। ऑल्दो जोमेटो की आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई थी, जिस वजह से अश्नीर ग्रोवर को सिर्फ 3 करोड़ के शेयर ही मिले। तो अप्रोक्स 76 रुपए के प्राइस पे खरीदा और 136 के प्राइस पर बेच डाला। 2.25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और वो भी सिर्फ 8 मिनट में। वेल, इतने स्मार्ट आप भी नहीं हो जो आप सोच रहे हो इतना पैसा कमा सकते हो ऐसे करके, ना ही मैं हूं। इसके पीछे उनका सालों का एक्सपीरियंस था। हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कैसे आप डेट लेकर बहुत पैसा कमा सकते हो। अगर एक इंसान आईफोन खरीद रहा है ईएमआई पर, शो ऑफ के लिए, गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए, तो ये बैड डेट है। लेकिन अगर उसी आईफोन से वो इंटरनेट पर हाई क्वालिटी वीडियोस बनाकर 20 से 30 हजार अर्न कर रहा है, तो ये उसके लिए गुड डेट है। अगर कोई व्यक्ति ईएमआई पर कार खरीद रहा है और 4 दिन अपने फैमिली वालों को घुमाता है, बाकी के जो 26 दिन है उसमें से 20 दिन उसका कार भाड़ा पर लगा रहता है, 20 दिन कार को भाड़े पर चलाकर 2000 पर डे अर्न कर रहा है, मीन्स समझ लो 40,000 मंथली अर्न कर रहा है। अब 12,000 ईएमआई कट के 28,000 अगर हाथ में आ रहा है, तो ये उसके लिए गुड डेट है। तो 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप लोन लेकर रिच बन सकते हो। सबसे पहला है कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज। कोई मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान 50 लाख का लोन लेगा तो क्या करेगा? किसी मेन एरिया में 2 BHK का फ्लैट खरीद लेगा और उसका ईएमआई भरता रहेगा 40,000 हर महीने, अपने सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पे करता रहेगा। रिच माइंडेड पर्सन क्या करेगा, ये सुनो। रिच माइंड वाला इंसान किसी अच्छे मार्केट या मॉल में शॉप बाय कर लेगा। यूजुअली ऐसे शॉप से 10 से 13% का एनुअल रिटर्न रेंटल इनकम के रूप में आता है। यानी अगर 12% के हिसाब से भी लें तो 50 लाख के हिसाब से 12% यानी 6 लाख ईयरली ये अर्न करेगा, यानी 50,000 मंथली रेंट के रूप में मिलेगा। और अगर 20 साल का लोन होगा तो ईएमआई उसका रहेगा 45,000 अप्रोक्स में। 45,000 ईएमआई में चला गया, 50,000 में से 5,000 बचे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई 5,000 के लिए इतना माथा पिच्ची करूं मैं? रुको जरा, सबर करो। हर साल कॉमर्शियल रेंटल इनकम इंक्रीज होती है 5 से 8%, यानी 10 साल बाद वहां से 8% के हिसाब से मिनिमम 90,000 रेंटल इनकम आ रहा होगा, जिसमें 45,000 ईएमआई लोन का, 45,000 जेब में। 20 साल बाद लोन कट जाएगा, शॉप आपकी हो गई और शॉप रेंट ला रहा है 1,30,000 वो अलग। और सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जो पैसे आ रहे थे उसको आपने डाल दिया था एसआईपी में, क्योंकि मात्र 15,000 अमाउंट को भी अगर आप 20% एनुअल सेटअप यानी हर साल 15,000 का 20% इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हुए 15% के रेट पर भी उसे ग्रो करते हो लगातार 20 सालों तक, तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 26 लाख। अब बताओ 20 सालों में आप एक घर के मालिक होते, यहां पर कितनी सारी चीजों के मालिक बन गए। 9 करोड़ 26 लाख अकाउंट में, शॉप अपना है ही, रेंटल इनकम आ रहा है 1,30,000, और उसके अलावा बहुत सारा पैसा जो बचा है, जो आपने कमाया है, 15,000 ही इन्वेस्ट कर रहे थे ना, और कुछ परसेंट ही इंक्रीज कर रहे थे ना, बहुत पैसा बचा होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेम बाय सेम आप तरीका अपना लो, मैं बोल रहा हूं कि कुछ ऐसा ही बुद्धि रिच लोग अपनाते हैं, आप भी कुछ ऐसा बुद्धि लगा सकते हो। सेकंड तरीका है इन्वेस्ट इन बिजनेस। आपने कल्याण ज्वेलर्स का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी बहुत सारे एड्स करते रहते हैं कल्याण ज्वेलर्स के। 17,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत मोटा पैसा मिलता होगा। और अभी रिसेंट दिवाली का एड में उनका देख रहा था, कितने सारे सेलिब्रिटीज को एक साथ कास्ट किया है। तो कल्याण ज्वेलर्स के जो फाउंडर है टीएस कल्याण रमन, उन्होंने 50 लाख का लोन लिया था बैंक से जब उन्होंने ज्वेलरी की बिजनेस की शुरुआत करी थी। 25 लाख उनकी खुद की सेविंग थी, 50 लाख उन्होंने बैंक से लोन लिया था, एंड 75 लाख में उन्होंने पहला स्टोर डाला था कल्याण ज्वेलर्स का। जब अपनी सिटी में बहुत सारा लॉयल कस्टमर बना लिया तो ये समझ गए कि ये बहुत स्केल किया जा सकता है इस बिजनेस को, एंड फिर ये अलग अलग सिटीज में एक्सपैंड करने लगे, और अलग अलग सिटीज के अलावा धीरे धीरे ये स्टेट में एक्सपैंड करने लगे। तो 75 लाख से शुरुआत की थी, एंड आज के टाइम में इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 17,000 करोड़ प्लस है। तो अगर आपके पास कोई फुल प्रूफ बिजनेस प्लान है जिसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आपको लगता है, तो बैंक से लोन लेकर बिजनेस किया जा सकता है। थर्ड तरीका है इन्वेस्ट इन हाई प्रॉफिट एसेट्स। अभी आपने एग्जांपल देखा था अश्नीर ग्रोवर का, जिन्होंने 2 करोड़ 25 लाख सिर्फ 8 मिनट में कमाए थे। नायका के आईपीओ के टाइम पे भी अश्नीर का कुछ ऐसा ही प्लान था। 500 करोड़ वो कोटक से लेने वाले थे, लेकिन एंड टाइम में कोटक बैंक ने उनको लोन देने से मना कर दिया। डू यू नो, नायका के आईपीओ को 82% का गेन मिला था। यानी तो अगर 1125 रुपए के प्राइस पर अश्नीर ने 500 करोड़ में शेयर्स लिए होते तो वो अप्रॉक्स 900 करोड़ बन गए होते। तो इससे हमें ये सीख मिलती है वो एसेट्स
जिससे आप काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हो। बैंक का इंटरेस्ट पे करके उस पे लोन लेके इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो लोन लेकर। लेकिन याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोन ले लो। मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिखाए काफी बड़े बड़े एग्जांपल्स थे, सबके सिचुएशंस अलग थे, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग थे, सबकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग थी। ये वीडियो आपको शो करती है कि कैसे लोन लेकर भी अमीर बना जा सकता है। फाइनेंस का सबसे बड़ा रूल ये है कि कभी किसी को देखकर या किसी के कहने पर कोई डिसीजन मत लो। कॉन्सेप्ट को हमेशा लर्न करो और अपने सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इससे वीडियो को बूस्ट मिलती है एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करती है। एंड ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज, शेयर मार्केट एंड मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।